बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक दो बात आपके ज़हन में बताना चाहता हूँ आपको। वो ये है कि बेटे देखें, लेक्चर दो तीन तरह के होते हैं। एक लेक्चर इस तरह होता है जिसका आपने पढ़ा, आपने देखा होगा स्कूल्स में या कॉलेजेस में लेक्चर दिए जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे टीचर्स होते हैं वो बोर्ड पे आके लेक्चर को एक्सप्लेन कर देते हैं, मेन पॉइंट बता दिए जाते हैं और बच्चे बाद में उनको मेन पॉइंट को नोट करके घर जाकर अपनी बुक से उसको उसके मुताबिक पॉइंट को क्या नाम है ढूंढ के उनके मुताबिक सर्च करते हैं, उसके बाद उसको तैयार करके तो याद करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है और ज़्यादातर काम ऐसे ही होता है बड़ी क्लासेस में। लेकिन चूंकि बेटे मेरा कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ काम है और मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू बुक, यानी कि जो आपकी बुक है उसके मुताबिक जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखाया जाए। यानी कि आपकी बुक में कौन कौन सी बात डिस्कस हुई है, कौन कौन, यानी कि आपका एक टॉपिक है उसमें कौन कौन सी चीज़ें एमसीक्यूज में आएंगी, कौन सी चीज़ें शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं, या कौन कौन सी मेन हेडिंग्स बनती हैं, या फिर इसके अलावा कौन कौन सा लॉन्ग वर्क कितना बनता है। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा बुनियादी जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को नोट्स तैयार करके दिए जाएँ ताकि आप उनको अच्छी तरह से तैयार करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। देखिए, होता यह है कि मुख्तलिफ तरह हर बंदे की अपनी राय होती है और हर राय की कदर करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वाली चीज़ एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ये शॉर्ट में पूछी जा सकती है, ये हेडिंग्स हैं इस लॉन्ग की, ये वाला लॉन्ग इस तरह से पूछा जा सकता है। तो मेरा बुनियादी तौर पे इस चीज़ों पे काम है, ठीक है। जो दूसरा लेक्चर होता है उसकी हम ये से इनकार नहीं है, वो बिल्कुल बेहतरीन लेक्चर होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा मुख्तलिफ लेक्चर है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप इसको समझेंगे तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो छोटी क्लासेज हैं, इवन मैट्रिक जो क्लासेज होती हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे बुक से ही पढ़ते हैं। तो फिर होता यह है कि जो बच्चे क्या नाम है उस तरह का लेक्चर सुनते हैं, फिर उनको बाकायदा तौर पे पॉइंट नोट करके अपने पास फिर उसको बुक से देखना, वो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और लॉन्ग प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये आसानी करने की कोशिश की है कि मैंने आपको आपकी बुक खोल के उससे उसके मुताबिक मैंने रीडिंग करके उसका ट्रांसलेशन करके उसके बाद मेन पॉइंट उसमें जो बनते हैं, जो एमसीक्यूज आ जाता है, जो ये शॉर्ट आ जाता है कि आपको किधर से लेके कितना करना चाहिए। क्योंकि अक्सर बच्चे ये पूछ रहे होते हैं सर शॉर्ट करके बताएं कि हमारे पास हम ये शॉर्ट कितना कर लें तो हमारे पास पूरे आ जाएंगे, या ये वाला एमसीक्यूज कैसे आएगा, या ये शॉर्ट अगर लॉन्ग आएगा तो कैसे आएगा। तो बेटे मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ये वाली बुनियादी चीज़ें सिखाई जाएं ताकि आप लोग जो है उसके मुताबिक तैयारी करें, यानी कि आप लोग उसके मुताबिक निशान लगा के मार्क करके अपने पास स्टोर करें, उसके नोट्स तैयार करें और फिर उसके बाद जब आपके पास रेडी होगा मटेरियल सारा आपके बुक पे तैयार होगा तो आप इजीली उसको याद कर सकेंगे। आपको पता होगा कि मैंने इधर से लेके इतना याद करना है, ये एमसीक्यूज है, इधर से लेके इतना ये शॉर्ट है और शॉर्ट की हेडिंग ये है, फिर इधर से लेके इतना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उस लॉन्ग में हेडिंग्स ये आ रही हैं। तो जब आप इस तरह से तैयार करेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी याद करने में, ठीक है। जो दूसरा लेक्चर होता है उसमें थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसमें फिर हमें हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना पड़ता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने पहले जिस तरह कहा कि उसकी हम ये से इनकार नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आपके लेवल पे आके समझाया जाए ताकि आप लोग उसको इजीली जहाँ से आपने याद करना है वो चीज़ें आपके ज़हन में होंगी, समझी होंगी, आपको पता होगा कि ये एमसीक्यू ऐसे आ सकता है, ये शॉर्ट ऐसे आ सकता है, या फला जो भी चीज़ है जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया। तो फिर आप उसको ईजिली स्टोर करने के बाद अपने पास नोट्स रेडी करने के बाद जब मर्जी आपके पास जब बुक खोलेंगे तो आप उसको इजीली याद कर सकेंगे, तैयार कर सकेंगे, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, यानी कि जो बायो है उसका दूसरी ब्रांचेस जो है साइंस के उनके साथ क्या ताल्लुक है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं द इंटर रिलेशनशिप अमंग, यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ से द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। कहते हैं जो साइंस है उसकी जो ब्रांचेस हैं, यानी कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, ये जो सारी ब्रांचेस हैं इनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसका हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या बताना चाहते इसकी डिटेल वो आगे खुद ही बता रहे हैं। कहता है बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अभी जानते हैं कि बायो क्या है, इसमें हम मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, उनकी जो खसूसियात है वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहता है कि बायो में ये चीज़ें शामिल होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर साइंसेज, अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस एज वेल। कहते हैं लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ बायो के साथ रिलेट नहीं करी, बल्कि या बायो सिर्फ इतनी ही नहीं है बल्कि बायो के साथ इसका ताल्लुक भी होता है किसके साथ, अदर
ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी कि जो साइंस की अगर दूसरी ब्रांचेज है उनके साथ साथ ताल्लुक भी होता है। खाली हम बायो को स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि इसका किसी ना किसी के साथ ताल्लुक भी ज़रूर होगा। बहरहाल उसके बाद कहते हैं यहाँ से बेटे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको निशान लगा नज़र आ रहा है, यहाँ से ब्रैकेट शुरू की हुई है और यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो रही है। बेटे बेसिकली यहाँ पे ना बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस, तो फिर आप ये लिख सकते हैं। बहरहाल ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस, कहते हैं जो साइंस की एक ब्रांच है उसका बाकी जो ब्रांचेस हैं उनके साथ भी ताल्लुक होता है। अब उसकी एग्जांपल देने लगा, मिसाल के तौर पे कैसे, फॉर एग्जांपल व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, कहता है मिसाल के तौर पे जब हम एनिमल्स के जो मूवमेंट है उसके बारे में पढ़े होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, या जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या करता है, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स, तो बायो को जो बायोलॉजिस्ट है उसको फिजिक्स के जो लॉज हैं वो भी अप्लाई करने पड़ते हैं। मसलन देखिए ना, एक एनिमल है वो मूव कर रहा है, अब वो जो एनिमल है मूव कर रहा है उसके लिम्स हरकत कर रहे हैं, अब वो जो हरकत करने वाले लिम्स है यानी कि टांगे बाजू वगैरह जो हरकत कर रहे हैं उसके तो कहते हैं उसको जब एक बायोलॉजिस्ट स्टडी कर रहा है तो उसको फिजिक्स के लॉ जो है मोशन के वो भी साथ अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक है, उसकी मदद से पता चलता है कि मोशन कौन सी हो रही है, आया कि वो जिस हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एटसेट्रा जो भी है। तो बहरहाल कहता है दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस, तो इसकी वजह से क्या होता है जो इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज है उनकी बुनियाद बन जाती है। बेसिकली ये कुछ उसके बारे में इंट्रोडक्शन है तो आप इसको लिख सकते हैं, और ज़ाहिर आपकी बुक पे यही है तो अगर आपसे पूछेगा तो आप इतना लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बहरहाल बेटे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। बेटे उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इसकी डिटेल पे, यानी कि बायो का जो मुख्तलिफ जो हम बुनियादी तौर पर जो हमारा टॉपिक था कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, अब हम वो पढ़ने लगे हैं। पहले उसने डेफिनेशन बता दी है, उसके बाद उसके बारे में डिटेल बताने लगा। तो बहरहाल बेटे हमारे पास है यहाँ पे जो हम पढ़ने लगे वो है बायोफिजिक्स। देखिए बायोफिजिक्स नाम से जाहिर हो जाता है बायो और फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के साथ बायो का रिलेशन है या बायो के साथ फिजिक्स का रिलेशन। अभी देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, स्टार्ट होगी ब्रैकेट, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, कहते हैं इसमें क्या होता है, इसमें हम फिजिक्स के उन उसूलों को पढ़ते हैं विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि बायो के मुख्तलिफ प्रोसेस जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं बायोफिजिक्स के अंदर, हम फिजिक्स के ऐसे उसूलों को पढ़ते हैं जो बायो के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी एग्जांपल देने लगा, फॉर एग्जांपल देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। कहता है मिसाल के तौर पे उसने एक मिसाल दे दिया है कि जो हम जो एनिमल्स हैं बायो के अंदर हम पढ़ते हैं, एनिमल्स की जो लिम्स हैं उनकी, अब लिम्स क्या होती हैं बेटे, टांगे बाजू, इनको लिम्स कह रहे होते हैं जिससे एनिमल मूव करता है। तो कहते हैं लिम्स की मूवमेंट जो है वो एनिमल्स की, उसकी मूवमेंट, और जो फिजिक्स के अंदर लीवर होता है, अब लीवर क्या होता है, आपको देखा जैसे एक झूला सा होता है, सेंटर में एक आप चीज को रख देते हैं, फिर उसको कह लें कोई चीज लगा के दोनों तरफ एक बच्चा इधर बैठता है एक उधर बैठता है तो दोनों मूव कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये लीवर की एक शक्ल आपको मैंने एग्जांपल दी है कि इस तरह का लीवर होता है। तो बहरहाल अगर आप इस पर गौर करें तो वो जो लीवर की मूवमेंट है इस तरह से हमारी बॉडी की या जो एनिमल्स हैं उनके जो लिम्स है उनकी मूवमेंट भी होती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मुशाबत होती है, उसमें कह लें कि मुशाबत होती है और एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो बहरहाल ये वाली एग्जांपल है, आप इसको दोबारा सुन लें। वो कहते हैं कि जो बायोफिजिक्स का है उसकी एग्जांपल ये है कि जब हम जो एनिमल के लिम्स की मूवमेंट है उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो तब हम उसी वक्त फिजिक्स के जो उसूल हैं, यानी कि जो लिवर होता है उसकी जो जिस तरह मूवमेंट होती है उस तरह हम उसको स्टडी कर सकते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके। तो इसका मतलब दोनों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है कि हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बहरहाल बेटे ये फिजिक्स बायोफिजिक्स है। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या है, ये भी अपना नाम से जाहिर है, केमिस्ट्री बायो इनका आपस में ताल्लुक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड द प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं उसको स्टडी करते हैं। तो ये है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस होते हैं
उनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब उसने एक एग्जांपल दे दिया, मिसाल के तौर पे देखें, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब देखिए ना जरा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो पौधों में होता है, इसमें खुराक तैयार होती है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो पौधों में भी हो रहा है, ज़्यादा बाकी एनिमल्स में भी हो रहा है, और इसमें खुराक तैयार नहीं होती बल्कि टूटती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब देखिए ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ये दोनों मेटाबॉलिज्म है, ये है केमिस्ट्री है, ये मेटाबॉलिज्म है, केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें। तो यही वो बता रहे हैं, इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन चूंकि ये दोनों प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस भी रेस्पिरेशन भी, दोनों कहाँ होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इस वजह से क्योंकि केमिस्ट्री का प्रोसेस लिविंग बायो में स्टडी और रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री। बहरहाल बेटे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बेटे हम चलते हैं जरा बायोमेट्री पे और बायो मैथमेटिक्स पे। ये दोनों एक ही हैं। अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट बायोमेट्री या फिर बायो मैथमेटिक्स, तब आप ये लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेंशन है हमारे पास बायो मैथमेटिक्स। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। कहते हैं इसमें बायोमेट्री में क्या स्टडी करते हैं, बायोमेट्री में हम क्या नाम है, मैथमेटिकल जो टेक्निक्स हैं या टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हम बायो को स्टडी कर रहे होते हैं। यानी कि बायो के जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं उनको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करके हम बायो के प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, तब आप इसका क्या पढ़े होते हैं, बायोमेट्री। बहरहाल बेटे उसकी एक एग्जांपल आपकी बुक पे नोट है, वो हम पढ़ते हैं। वो उसमें क्या कहते हैं समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप देखिए ना, फर्ज कर ले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी एक डॉक्टर है, टीचर है, एक डॉक्टर टीचर है, उसने क्या किया है, अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप मुख्तलिफ 5 हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे जो मलेरिया के मरीज हैं या मलेरियल पेशेंट है उनका डाटा इकट्ठा करके लाएं कि इस हॉस्पिटल में कितने हैं, दूसरे हॉस्पिटल में कितने, इस तरह 5 में कितने हैं टोटल, वो इकट्ठा करके लाएं। बेटे देखिए ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये समझ लें कि डाटा गैदरिंग है, उनको टास्क मिला हुआ है। अब वो जो टास्क मिला हुआ है ये सारा क्या है, नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, तो ये क्या है, मैथमेटिक्स। तो इसीलिए अब वो कर किसका रहे हैं, डाटा इकट्ठा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहते हैं बायो मैथमेटिक्स और बायोमेट्री, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मैथमेटिकल जो रूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए बायो पर अप्लाई करते हुए बायो को स्टडी कर रहे होते हैं, तब अब क्या कर रहे होते हैं, बायोमेट्री को स्टडी कर रहे होते हैं। तो बेटे बहरहाल इसकी एग्जांपल देख लें दोबारा से। फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, कहते हैं मिसाल के तौर पे जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो डाटा इकट्ठा होता है उसको आप एनालाइज करते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस एनालिसिस को करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करता है, मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई करता है। तो आप इस प्रोसेस को, इस सारे जो काम को किस में स्टडी करते हैं, बायोमेट्री में। बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोजियोग्राफी। तो बेटे अगर आप इस पे गौर करें बायोजियोग्राफी पे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी बेसिकली इसमें हमें क्या बताना चाह रहा है, बायोजियोग्राफी, ठीक है। तो बायो आपको पता है लिविंग थिंग्स है, जियो जमीन को कहते हैं, अर्थ को कहते हैं, ग्राफी रिलेटेड टू ग्राफ है। तो बहरहाल कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वो यहाँ पे ये बताना चाहता है कि जो मुख्तलिफ तरह की जो स्पीशीज हैं, अब देखिए ना स्पीशीज क्या है, जिस तरह हम हैं, ह्यूमन एक स्पीशी है, मंकी एक स्पीशी है, अब इसके अंदर भी बड़ी सारी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कैट्स हैं, डॉग्स हैं, इस तरह की सारी स्पीशीज मुख्तलिफ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज हैं उनका मौजूद होना कि वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को वो किस हिस्से में कितने रहते हैं, ठीक है। मसलन कनाडा में इंसान कितने हैं, ठीक है, पाकिस्तान में कितने हैं, या बाकी जो इलाके हैं या बाकी जो ममालिक हैं, जो बाकी रीजन्स हैं उनमें कितने हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है बायोजियोग्राफी के रिलेटेड, तो इसको हम बायोजियोग्राफी कह रहे होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल से हटके एग्जांपल ऐड करना चाहते हो तो हम कहते हैं जी फर्स्ट कर लें डॉग्स हैं, तो पाकिस्तान में किस एरिया में कौन से डॉग्स रह रहे हैं और कितने हैं, कनाडा में ये डॉग्स कितने हैं, कौन कौन सी जो स्पीशीज हैं वो रह रहे हैं और कितनी है। तो ये जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी पूरी दुनिया के हवाले से कि ये वाले एनिमल इतने हैं इस एरिया में, फलां एनिमल फलां एरिया में इतने हैं, तो ये सारा क्या है, ये बायोजियोग्राफी होता है। तो इसी को वो शॉर्ट फॉर्म में बताना चाह रहे हैं, कहते हैं इट डील्स द स्टडी ऑफ अकरेंस, यानी कि किसी एनिमल का मौजूद होना, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनका तकसीम होना कहाँ पे, ऑफ डिफरेंट जो मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज हैं कहाँ पे, इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में,
यानी कि सादा ज़ुबान में आप ये कह लें कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह की जो स्पीशीज़ हैं उनका मौजूद होना और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होना, उनकी तकसीम होना, कि यानी कि वो कहाँ पे कितने रह रहे हैं। तो इसको आप किस में स्टडी करते हैं? बायोजियोग्राफी में। अब इसकी यहाँ पे उसने एक एप्लीकेशन दी हुई है बेटे, आपको नजर आ रहा होगा, मैंने भी यहाँ पे एक नोट की हुई है एप्लीकेशन, यहाँ पे हेडिंग दी है, शायद आपको डल नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में लिखा हुआ, अभी अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। इट अप्लाइज knowledge of it applies the knowledge of the characteristics of a particular geographical regions to determine the characteristics of living organisms found there। अब कहते हैं इसमें हम क्या एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि बायोजियोग्राफी कहाँ पे एप्लीकेबल है ये स्टडी। तो कहते हैं हम इसकी मदद से क्या करते हैं, हम जो मुख्तलिफ तरह के रीजन्स हैं उनकी खसूसियात को पहले डिस्कस करते हैं। मसलन देखिए पोलर रीजन है, सर्द इलाका है, तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रह रही हैं, मतलब कौन कौन से एनिमल्स रह रहे हैं, कौन कौन से वहाँ पे पौधे हैं, उनका उसका एनवायरनमेंट कैसा है, कितनी बारिश होती है, कितनी बर्फ़ पड़ती है, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम स्टडी करके इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करके हम क्या कर सकते हैं, हम किसी रीजन के जो एनिमल्स वहाँ पे जिस रह रहे हैं उनकी खसूसियात को परख सकते हैं, मालूम उनकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये बायोजियोग्राफी की एप्लीकेशन है, इसकी मदद से हम मतलब ये इसका फ़ायदा है। तो इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर, यानी कि जो मतलब तरह के जो रीजन्स हैं जहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अगर जानना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस एरिया के जो खसूसियात हैं उसको देख लेंगे, तो आपको काफ़ी हद तक उनकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी समझ आना शुरू हो जाएंगी, जो उसके बारे में मालूमात मिल जाएगी। बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स। हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स है जो कि लास्ट है यहाँ पे। तो इट डील्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उनका हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, या हम उससे क्या क्या फ़ायदे हासिल करें, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने एक एग्जाम्पल ऐड कर दी है, और ज़रूरी नहीं होता, यहाँ पे उसने एक गंदम की एग्जाम्पल ऐड की, यानी कि वीट की। तो आप इसके अलावा भी एग्जाम्पल मतलब ऐड कर सकते हैं, पोल्ट्री के ऐड कर सकते हैं, फिश फार्म के ऐड कर सकते हैं। बहरहाल वो कहता है फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट। कहता है गंदम की जो पैदावार है उसकी जो कॉस्ट वैल्यू, यानी कि जो उस पर लागत आई, और फिर उसके काट कटाई के बाद उसको बेचने के बाद जो मुनाफा हासिल हुआ, जो प्रॉफिट हासिल हुआ, कैन बी कैलकुलेटेड। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, थ्रू द इकोनॉमिक थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसको बायो इकोनॉमिक्स क्यों आ जा रहा है, क्योंकि अब वीट जब वो लिविंग थिंग में आ रहा है, क्योंकि पौधा है, ठीक है, तो उसकी स्टडी को ज़ाहिर बायो कहते हैं। तो कहता है बायो इकोनॉमिक्स, यानी कि जब आप उसके प्रॉफिट लॉस को स्टडी कर रहे होंगे तो बेसिकली आप बायो इकोनॉमिक्स को ही स्टडी कर रहे होंगे। तो बहरहाल कहता है कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। तो तब हम क्या करेंगे, उसके जो फायदे हैं या जो उसके नुकसान हैं तब उसको हम मालूम कर सकते हैं। यानी कि ये सब लें कि हम इस साइंस की वजह से, ये जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है बायो इकोनॉमिक्स है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रॉफिट और जो लॉसेस हैं वो हम बयान कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शुरू पोर्शन आ जाता है एंड वाला, ये एमसीक्यूज भी हैं और ये एंड वाला पोर्शन है हमारे पास, आपको नज़र आ रहा है बेटे, देखिएगा यहाँ पे बायो हमारे पास यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब उसको एक सर्कल सा बना के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बेटे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास यहाँ पे है बायो जिस सेंटर में। अब इनका ताल्लुक जो हमने पढ़ा है सबके साथ, देखें केमिस्ट्री के साथ पढ़ा, फिर जियोग्राफी है, फिर फिजिक्स है, फिर मैथ है, फिर इकोनॉमिक्स है। तो ये सारे के साथ सारा इनका आपस में बायो के साथ ताल्लुक है, जो हमने अभी भी पढ़ा, जैसा बायो फिजिक्स पढ़ा, बायो केमिस्ट्री पढ़ा, बायो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बायोमेट्री पढ़ा है। तो इसके बारे में उसने थोड़ा सा ग्राफ बना के हमें बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बेटे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि फर्ज कर लें कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जो बायो केमिस्ट्री है, अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो बेटे ये जो बायो केमिस्ट्री है ये वाली, ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ा जा रहा है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। उस बाद अगर आप गौर करें जियोग्राफी पे या बायोजियोग्राफी पे, तो यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आ जाता है बायोफिजिक्स, तो इसमें क्या पढ़ा जा रहा है, मसल बोन्स, इनकी जो मूवमेंट वगैरह है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है, डाटा एनालिसिस। और उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स या बायो इकोनॉमिक्स, तो उसमें क्या पढ़ा जा रहा है, बेनिफिट्स एंड
जो लॉसेज हैं। तो देख लें आपके सामने सारा हमने डिस्कस कर लिया हुआ है और ये बेटे एमसीक्यूज हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटे आप ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आई हो तब भी आप पूछ सकते हैं। और दूसरा बेटे ये है कि कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है या आप समझते हैं कि इसमें हमारे लिए काफ़ी मालूमात है, तो कोशिश करें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो है वो फॉलो ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।